मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में, मैं अमेरिका, मैं लंदन। और आज आपके सामने आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नेम्ड एज अकाउंटिंग फॉर लेबर. We are doing F2 management accounting and I am doing for ACCA, and in that I am doing specifically for you a new chapter named as accounting for labor. लेबर के ऊपर आज हम कुछ बातें करेंगे. मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट डिलीवर कर दिया. आई हैव डिलीवर्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन, आई हैव डिलीवर्ड अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स. आज हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, आपके कैपलन में, आपके बीबीबी में कोई भी चैप्टर का सीरियल नंबर हो, मुझे उससे मतलब नहीं है. मैं भूपेश आनंद आपको लॉजिकली बताना चाहता हूं कि चीजें कैसे बनी और कैसे इन सबका यूज है. तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से, जैसे जैसे मैं प्रायोरिटी में बता रहा हूं, जैसे प्रेफरेंस में मैं बताता हूं, आपको बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस को करना है. एंड यू हैव टू डू चैप्टर्स अकॉर्डिंगली टू दैट ओनली. तो मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर लें. Great, good morning. Lecture number 1, chapter number 4, accounting for labor. We are doing for F2 management accounting labor. मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आपके लिए 13-14 लेक्चर्स लिए, एंड आई हैव डिलीवर्ड इन वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्चर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेक्चर, दैट व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट. एंड देन आई डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस. और उसके बाद मैंने उसकी बाइफिकेशन की, फिर ओवरहेड्स के ऊपर आए. मैं आज के इस लेक्चर में आपको लेबर की बातें बताऊंगा. लेबर है क्या, व्हाट आई मीन बाय लेबर. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो देयर इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर इज अ ऑफिस डिपार्टमेंट, देयर इज अ एडमिन डिपार्टमेंट, देयर इज अ सेलिंग डिपार्टमेंट. देन व्हाट आई मीन बाय लेबर, उसको डिस्कस करेंगे. और एक बात कहना चाहता हूं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीता वही जीता, बाकी तो सब बेकार है. जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर. अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो बेटे कमर सीधी करके बैठना पड़ेगा. आइए आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज आपको अपनी कहानी की तरफ लेके चलूं. और आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें रखूंगा कि आपको खुद लगेगा यस सर बिल्कुल समझ आ गया. बेटे अभी आज के लेक्चर में आपने कैपलॉन बीबीबी को टच भी नहीं करना, पहले मेरी बात को सुनना है. और मैं तो स्पेसिफिकली कहता हूं, जो भी 3-4 चैप्टर लेक्चर आई विल बी टेकिंग फॉर लेबर, मैं जब कैपलन कराऊंगा तभी करना. अपने आप अभी मत करो, पहले मेरे लेक्चर्स को सुनो. मैं आपसे आज कहता हूं कि आप डोमिनोज पिज्जा पे जाते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स पे जाते हैं, आप इन दो चैनल्स में तो जाते ही रहते हैं, आप मोमोज खाते हैं, है ना. मोमोज वाला क्या करता है, एक तो मटेरियल होता है, मोमोज के पैसे लेते हैं, एक एफर्ट भी करता है, तो इस दुनिया में द मैन पावर, जहां पे भी मैन पावर इन्वॉल्व होगी हम उसको लेबर कहते हैं. इसका मतलब ह्यूमन एफर्ट. whenever there is a human effort involved in any production of any product, direct or rendering of services, any manpower which is involved, that is named as labor. पहली बात तो ये समझनी है. अब आप देखते हैं कि लेबर जब आपको एक घर बन रहा होता है, बेटा घर बन रहा है, उसका लेंटर डल रहा है, उसमें ब्रिक्स आ रही है, एक मजदूर ब्रिक्स लेकर आ रहा है, एक राजमिस्त्री उसकी ईंटों की दीवारें बनाता है, एक उधर आर्किटेक्ट भी है जो पूरा नक्शा देता है, एक अलग से इलेक्ट्रीशियन भी है, अलग से प्लम्बर भी है. बट द पॉइंट इज, जो डायरेक्टली ब्रिक्स को लेकर आ रहा है, जो डायरेक्टली राजमिस्त्री है, जो उसकी दीवारें बना रहा है, जो सीमेंट लेकर आ रहा है, जो सैंड लेकर आ रहा है, मैं कहूंगा दैट इज डायरेक्ट लेबर. अभी हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में मीनिंग क्या है. आप कमर सीधी करके बैठिए साहब. दोस्त आज मैं फिर रिपीट करता हूं, आज का लेक्चर बड़ा प्रीशियस है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको पूरे लॉजिक्स क्लियर होंगे. बट कंडीशन मेरी ये है कि आपको लिखना जरूर है. तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख रहे हैं, लेबर का मतलब है जी मैन पावर, और लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट. एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर जो लगी या पूरा ह्यूमन एफर्ट जो लगा, जो भी ह्यूमन एफर्ट लगा, जो भी मैन पावर लगी, उसको हम कहते हैं लेबर. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लेबर वो नहीं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करती है. अगर आप किसी फैक्ट्री प्लांट को देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखें, किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो बेटे जो झाड़ू पोछा मारता है वो भी लेबर है. और आप, यू आर एसीसी, यू विल बिकमिंग अकाउंटेंट, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप एडमिन डिपार्टमेंट में बैठेंगे, टाई लगा के बैठेंगे, जैसे मैंने टाई लगाई है. आप मुझे बताइए, एसी चल रहा होगा, यू आर ऑल्सो लेबर. इट मीन्स
हमें कई कई बार ऐसा लगता है कि लेबर वही है जो खाली फैक्ट्री डिपार्टमेंट में यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगाता है. नो ना, नो माय डियर फ्रेंड्स, लेबर इज अ कॉम्पोजिट वर्ड. वी विल बाइफिकेट लेबर. हम उसका संधि विच्छेद करेंगे कि उसमें डायरेक्ट कौन सी और इनडायरेक्ट कौन सी है. अभी आप पहले बात समझ लें, मोटा मोटी हम लेबर का मतलब कहते हैं मैन पावर, whether he is that manpower in the office department, whether that is in admin department, whether that is in sales department, whether that is in R&D, whether that is in production department. कहीं भी कभी भी कोई भी ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, सुपरवाइजर है, कैंटीन का स्टाफ है, इलेक्ट्रीशियन है. अब ये लोग डायरेक्टली थोड़ी इन्वॉल्व है. एसीसी एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. लक्ष्मी सीमेंट के डायरेक्टली प्रोडक्शन में ये एसीसी इन्वॉल्व नहीं है, बट जिस मशीन में वो सीमेंट बनता है उस मशीन की ऑयलिंग, उस मशीन की रख रखाव, उस मशीन की सफाई, उस मशीन उस फैक्ट्री प्लांट का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यू नो, यू गेटिंग माय पॉइंट. इट मींस द स्वीपर कॉस्ट इज आल्सो लेबर. वो भी हम देख लेंगे कि इसमें डायरेक्ट कौन सी और इनडायरेक्ट कौन सी है. मैंने कहा नॉट ओनली हु इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, रादर द पर्सन हु इज डूइंग these वर्क्स. मशीन को क्लीन करना, स्वीपर कॉस्ट. Sweeper is also a human effort, that is also mankind. It means all those persons who are doing their efforts for a particular product are named as labor. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अब मैं आपके सामने आ रहा हूं और धीरे धीरे खुलासा करूंगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन. बट ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने ना देखा हो. तो मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि लेबर के अगर हम बाइफिकेट करें तो दो तरह की चीजें निकलेंगी. अगर मैं लेबर को तोड़ना शुरू कर दूं, टूट जा लेबर, लेबर तू टूट जा, लेबर तू टूट जा, हथौड़े मारूं, तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे. एक लेबर का नाम होगा डायरेक्ट लेबर और एक लेबर का नाम होगा इनडायरेक्ट लेबर. मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं. मैंने कहा एक लेबर का नाम होगा डायरेक्ट लेबर और एक लेबर का नाम होगा इनडायरेक्ट लेबर. देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ लेबर्स. अब दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है, क्योंकि जो डायरेक्ट लेबर है वो प्राइम कॉस्ट में आती है. अभी आपको पता नहीं चलेगा प्राइम कॉस्ट, बिकॉज वो मैंने चैप्टर नंबर 5 में जब मैं आपको जॉब बैच और प्रोसेस कराऊंगा उस समय कॉस्ट कार्ड की बातें करूंगा, कॉस्ट शीट की बातें करूंगा, प्राइम कॉस्ट की बातें करूंगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बातें करूंगा. तो तब ज्यादा समझ आएगा कि प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है. अभी खाली नोट करने के लिए एक बात को लिख लें कि भाई जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है ना बेटे, दैट इज टू बी अकाउंटेड सेपरेटली. क्योंकि जब भाई एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे ये पेन है ना, ये पेन है, तो मुझे इसकी कॉस्ट देखनी है. ये जो रजिस्टर है, देखिए ये बिट्टू का रजिस्टर है, देखिए मैं तो मोटे मोटे रजिस्टर में लिखता हूँ. इसकी कॉस्ट देखनी है कि इसमें लेबर कॉस्ट कितनी लगी. तो फॉर बेटर कंट्रोल मैं ये चेक करूंगा कि इस बिट्टू के रजिस्टर को बनाने में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है. तो मैंने कहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उस कॉस्ट का नाम है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करती है. आप सभी के सभी बिल्कुल इसी तरह से लिख रहे हैं जैसे मैं समझा रहा हूं. लेबर लिख रहे हैं जी, ह्यूमन एफर्ट्स लिख रहे हैं जी, जल्दी से बेटे. लेबर के दो ब्रांचेस हमने प्रिपेयर की. एक तरफ लिखा डायरेक्ट लेबर और दूसरी तरफ लिखा इनडायरेक्ट लेबर. पेज में आप रजिस्टर के पेज में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और डायरेक्ट लेबर के नीचे लिखेंगे दैट लेबर, ऐसी लेबर, ऐसे वर्कर्स, दोज हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन. जो सीधा सीधा प्यार करते हैं प्रोडक्शन से, मतलब वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर डायरेक्ट लेबर. ठीक है जी, पहले लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, लिखेंगे कॉस्ट विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट. आप एक प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये काम ये लेबर ने किया. ब्रिक्स इसने उठाई, ये राजमिस्त्री ने दीवार बनाई, उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं. बट ऐसी भी कुछ लेबर होती है, फॉर एग्जांपल सैलरी टू एसीसी है, सैलरी टू अ स्वीपर, यू नो,
यू नो ही इज डूइंग द वर्क फॉर ऑल. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये लेबर इसके लिए है ना. वी कैन नॉट से दैट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं कहता हूं ये इनडायरेक्ट लेबर में लिखेंगे झाड़ू पोछा, एसीसीए, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इवन आई विल से कैंटीन स्टाफ, उन सबको हम कहते हैं कि भैया आप नो डाउट एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एफर्ट तो लगा रहे हो, बट आपका ह्यूमन एफर्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता. इसलिए आपके ह्यूमन एफर्ट का हम एक नाम देंगे और उसका नाम क्या देंगे? इनडायरेक्ट लेबर. तो आज आपको ये बात समझ आ गई कि व्हाट इज डायरेक्ट लेबर एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट लेबर. ऐसे कौन से ह्यूमन एफर्ट्स हैं जो लेबर से डायरेक्टली रिलेट करते हैं और ऐसे कौन से ह्यूमन एफर्ट हैं जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इसी बात को लिख रहा हूं और मैंने यहां पे लिखा भी नॉट इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी. 3 बातें हम लिख चुके हैं बेटे. 4th बात पे आ गए. पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है. धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है बेटे. ऑल लर्निंग आउटकम्स विच आर गिवन इन एसीसी, कैप्लॉन, बीबीबी धीरे धीरे कवर कर दूंगा अगर आप आने वाले 10 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनोगे. अब देखो कितना एक्साइटेड हो रहा हूं मैं. लेबर कॉस्ट की बातें करेंगे धीरे 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 धीरे. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट come ACC of a organization, you have to calculate how much is the labor cost, and then you are responsible for accounting that labor cost, and then you are also responsible that how to calculate that labor cost. वो सब बातें देखेंगे. पहले मीनिंग तो बताओ लेबर कॉस्ट है क्या. मैंने कहा जी लेबर कॉस्ट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि खाली वर्कर्स को हमने $500 दे दिए, $500 दे दिए, £500 दे दिए, एक महीने के, एक दिन के, एक घंटे के काम खत्म. नहीं बेटा. आप ये बताइए एक लेबरर है, एक वर्कर है, एक ह्यूमन एफर्ट है. मैं ऑफिस में आया, सबसे पहले मॉर्निंग में मैं बैठा अपनी सीट में. मैंने कहा जी मेरे को ठंड लग रही है, चाय कॉफी दो. तो पहले मैंने चाय पी, कॉफी पी, फिर लंच के बाद मुंह में कुछ और मीट मैंने कुछ खाया, फिर इवनिंग में फिर टी ली. क्या लगता है जो भी सैलरी विच इज बीइंग पेड टू मी as a ACCA, that is only the cost for that organization or something more than that? It is something more than that, my dear friends. It means what we are calculating is gross amount which an organization is incurring for that human effort. तो आपको अब यह समझना है कि लेबर कॉस्ट है क्या और उसको निकालते कैसे. तो लेबर कॉस्ट डज नॉट मीन ओनली सैलरी एंड वेजेस. Rather you have to think it broadly, you know. Even the amount of contributions which we are doing for him, you know, for employees provident fund or gratuity contribution, even we are doing something for staff welfare expenses for them. बेटे वो सब कुछ बोनस दे रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, सिक पे दे रहे हैं, लीव दे रहे हैं बेटे. वो सबका वी आर मेकिंग पेमेंट एंड ऑल दैट इज नेम्ड एज लेबर कॉस्ट. तो एक बात का मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दें, आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहा है. इट मींस यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय लेबर कॉस्ट. इट मींस दैट कॉस्ट which total amount which I am incurring directly or indirectly in related to that human effort. क्योंकि अगर वो वर्कर ना होता तो मेरा एक कप चाय के पैसे बच जाते. मैं $500 तो उसको दे रहा हूं एज अ सैलरी पर डे, बट अलॉन्ग विद दैट मैं उसको एक कप ऑफ टी भी दे रहा हूं. तो बेटे $10 वो लग गए, $500 मैंने पेमेंट करी. इट मींस $500 मेरी लेबर कॉस्ट नहीं है बेटे. लेबर कॉस्ट इज $510. यही तो बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं. आप लिखें जी इट डज नॉट मीन ओनली सैलरी एंड वेजेस. इट मींस ड्यू टू लेबर हाउ मच इफेक्ट इज देयर इन द फैक्ट्री. बेटे मैंने ना A to Z बेसिक बातें बताई है, कुछ ऐसी चीजें बताई है जो आप सुन लेंगे ना डायरेक्टली कैप्लॉन बीबी में देखेंगे तो नहीं मिलेंगी, बट आपके लिए वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो मैंने कहा मैं $500 तो दे रहा हूं, $500 तो दे रहा हूं, £500 तो दे रहा हूं, 500 येन्स तो दे रहा हूं. अलॉन्ग विद दैट मैं कप ऑफ टी भी दे रहा हूं और वो कप ऑफ टी $10 का आता है. इसका मतलब मैं $500 नहीं खर्च कर रहा. आई एम इनकरिंग my labor cost is not $500. My labor cost is $510. I think आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं. अब सवाल आता है, ये 4th पॉइंट में आएगा बेटे, ये 4th में आएगा. मैं आपसे फिर कह रहा हूं आप 4 पॉइंट लिख चुके हैं, अभी 4th पॉइंट चल रहा है.
अभी अभी मैं ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मेरे को लगा कि शायद आपको लगे कि शायद नहीं बताया, तो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैन बी ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंने एग्जांपल दिया था आलिया का और रणबीर का कि they have a direct relationship, now it is a direct labor cost. And just to explain what is the meaning of relationship, there can be a direct relationship or there can be indirect relationship. आपकी मम्मी, आपका बड़े पापा, आपके छोटी मम्मी, आपका छोटे पापा, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है पापा से और अपनी मम्मी से और अपने ब्रदर से और सिस्टर से, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बड़े पापा से, बड़ी मम्मी से, छोटे पापा से, छोटी मम्मी से। जैसे आलिया का डायरेक्ट रिलेशनशिप है रणबीर से, बट आलिया का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कैटरीना से। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आई थिंक अब आपको लॉजिकली समझ आ गया कि डायरेक्ट का मतलब क्या और इनडायरेक्ट का मतलब क्या। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। आइए आइए मैं कुछ और आगे लेके चलूं और धीरे 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 प्यार की सारी बातें आपको समझा दूं कि लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो डायरेक्ट है, मैंने अभी तक आपको बता दिया व्हाट आई मीन बाय लेबर, व्हाट आई मीन बाय ह्यूमन एफर्ट, व्हाट आई मीन बाय व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, व्हाट इज लेबर कॉस्ट। एंड नाउ द पॉइंट इज, ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इट इज इंक्लूसिव इन द प्राइम कॉस्ट, सो आई विल बी इंक्लूडिंग इट इन फैक्ट्री। इट मींस ऑल द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड अप टू द फैक्ट्री पॉइंट इन द फैक्ट्री, बिकॉज फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसका मतलब जो भी खर्चे उस प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं फैक्ट्री तक होते हैं। इसका मतलब फैक्ट्री के बाद जो भी खर्चा होता है लेबर का, ह्यूमन एफर्ट का, ऑफिस में, एडमिन में, सेलिंग में, मार्केटिंग में, R&D में, उसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। ऐसा भी समझ सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पहले भी बताई थी, अभी फिर दोबारा बता देता हूं। ये देखिए, ये क्लासिफिकेशन आप कर चुके हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में मैंने एलिमेंट्स लिखे, मैंने कहा जी एक मटेरियल होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा एक्सपेंसेस होता है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में भी डिस्कस किया था। और मटेरियल की दो ब्रांचेस होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर की दो ब्रांचेस होती हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस की दो ब्रांचेस होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं तीनों का इनडायरेक्ट 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 ऐड कर दूं तो एक ड्रामा आएगा, एक पोटली बनेगी, उसका नाम है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अगर फैक्ट्री डिपार्टमेंट में होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ऑफिस में होंगे तो एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग में होंगे तो सेलिंग ओवरहेड्स। ये बात आपको पता थी, मैंने इसलिए शायद ये वाली स्लाइड नहीं दिखाई। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बेटे आप आओ ना, आप आओ। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में थोड़ा सा लिखो, एडमिन में, सेलिंग में, मार्केटिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसका मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो भी ह्यूमन एफर्ट है दैट इज इनडायरेक्ट। लेकिन प्रोडक्शन में भी कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनको तो डायरेक्ट लेबर एक्स कॉस्ट बोलेंगे। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कुछ झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, मशीन को साफ कर रहे हैं, सुपरवाइजर और वर्कर्स का ध्यान दे रहा है, बेटे वो भी इनडायरेक्ट होगा। आई थिंक अब आप समझ गए। ठीक है सर, पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट लेबर है ना। सुपरवाइजर है, कैंटीन स्टाफ है, मैंने एग्जांपल्स लिखे, मेंटेनेंस स्टाफ है, ऑल दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्या। वैसे तो लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक है कि हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालेंगे कैसे। मैं आज तो बताऊंगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो बेटा, उससे भी बहुत बड़ा वर्ड है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आइए मैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बताऊं। बोनस आएगा, अभी हम देखेंगे बोनस क्या है, बेसिक पे क्या है, डियरनेस अलाउंस क्या है, परक्विजिट्स क्या है, सब देखेंगे। आपको मैं पूरा बताऊंगा। आइडल टाइम क्या है, टाइम स्पेंट बाय डायरेक्ट वर्कर्स क्या है इन क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग मशीन्स, आराम से। बोनस, सिक पे, आइडल टाइम, टाइम स्पेंट बाय डायरेक्ट वर्कर्स, ऑल दैट इज इनडायरेक्ट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये वैसे लिख चुके हैं, फिर भी ये मतलब आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं चाहता हूं एक बार नजर मार लें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल इंक्लूड वेजेस टू द वर्कर प्लस ऑल अदर बेनिफिट्स व्हिच आर बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू दैट वर्कर। अब सवाल आता है कि आप लेबर कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हम वी आर नॉट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वी आर गोइंग टू बिकम फाइनेंस मैनेजर, वी आर गोइंग टू बिकम मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी आर गोइंग टू बिकम अकाउंटेंट्स, वी आर डूइंग ACCA,
we are doing for knowledge level F2, then what is the objective behind that? Why I am concerned about labor? My dear friends, as a management accountant, you have to take so many decisions. आपको बड़े सारे decisions लेनी है, आपको planning करनी है, आपको budgets बनाने हैं, आपको performance measurement करना है. तो आपको ये एटलीस्ट लॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि लेबर है क्या, लेबर कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में. बेटे मैंने आपको जैसे बताया था कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारे को अभी कॉस्ट क्लासिफिकेशन, हम कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें कर रहे हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जब भी मैं करूंगा मैं सारी बातें कॉस्ट की करूंगा. अच्छा आप ये बताइए, कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहिए या कॉस्ट को मिनिमाइज करना आना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बेटे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. मैं कॉस्ट को कम करना चाहता हूं, बढ़ाऊंगा क्यों? अपने खर्चे क्यों बढ़ाऊंगा? एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई वांट टू मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब आप ना गलत सोच रहे हैं. लेबर कॉस्ट का मिनिमम करना ये नहीं है कि उनको कम देना है. बेटे आजकल के जमाने में पोस्ट कोविड सिनेरियो में जब आपका सिलेबस भी बदल गया, F2 का थोड़ा सा अपडेशन आया, आप किसी को कम पैसे देंगे तो आप उसको रिटेन ही नहीं कर सकते, लेबर टर्नओवर हो जाएगी वो कहीं दूसरी. और आप बताइए एज एसीसी अगर आप केपीएमजी में वर्क कर रहे हैं और आपको डेलॉयट वाले ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो क्या आप केपीएमजी छोड़कर डेलॉयट में नहीं जाएंगे? इट मींस द पॉइंट इज, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा था ऑब्जेक्ट, नो डाउट द ऑब्जेक्टिव इज लेबर कॉस्ट, बट मेरे को सुनिए तो सही मैं कहना क्या चाह रहा हूं. Objective is to minimize the labor cost, but with respect to productivity. प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं. आप समझ रहे हैं? तो पहले आप लिखिए फिर मैं बताऊंगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू मिनिमाइज लेबर कॉस्ट. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू मिनिमाइज लेबर कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी. ठंड रखिएगा भाई साहब, अभी बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं आपसे कहता हूं कि एक रामू है, एक राम है, एक बंटी है, एक बबली, एक वर्कर है जो एक दिन में 8 घंटे काम करता है और एक घंटे में एक दिन में 10 यूनिट बनाता है और एक दिन के हम उसको $200 देते हैं, $200 देते हैं. तो आप ये बताइए एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा आ रहा है हमारा प्रोडक्शन का? एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू टेल मी $20. इसका मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारे को इफेक्टिव लेबर कॉस्ट $20 लग रही है. तो मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ इंसेंटिव थॉट मेकर, यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है ये कम हो जाए, भले टोटल लेबर कॉस्ट बढ़ जाए. देखो टोटल लेबर कॉस्ट बढ़ना एक अलग बात है, पर यूनिट की इफेक्टिव लेबर कॉस्ट आना एक अलग बात है. आप दोनों चीजें अलग अलग, दोनों को मिक्स मत करना. पहली बात अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा. जैसे मैंने कहा जी $200 का अगर 10 से डिवाइड कर दें तो एक यूनिट का खर्चा $20 आता है. अज्यूम करते हैं मैंने उसको एक टारगेट दिया कि भाई ऐसा है तू अगर 250 यूनिट बना देगा ना एक दिन में तो मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा, क्योंकि तू ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा पैसे ले लियो. तो मैंने अज्यूम किया कि राम ने अगर 150 यूनिट बनाए तो मैंने कहा तूने अगर 100 से ज्यादा बना दिए ना, तूने अच्छा 15 यूनिट, यहाँ 15 लिख लेते, 10 थे ना, तो 10 यूनिट की जगह उसने 15 यूनिट बना दिए. मैंने कहा अगर तू 10 से ज्यादा बनाएगा तो मैं तुझे बोनस दूंगा. लेट इट भी उसने 15 यूनिट्स बनाए, इसका मतलब 10 तो बनाए, 10 के लिए तो मैं उसको दे ही रहा था, बट उसने उसी टाइम में एक ही दिन में 5 यूनिट और प्रोड्यूस कर दिए. तो मैंने कहा मैं बोनस दूंगा. तो मेरी पेमेंट उसको कितनी रहेगी? $200 तो है ही, $50 का मैंने बोनस दे दिया. इसका मतलब मेरी लेबर कॉस्ट, अगर मैं टोटल लेबर कॉस्ट देखूं तो $250 की कम नहीं हुई. पहले $200 दे रहा था, अब $250 दे रहा हूं. बट भैया आप यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको अब ये चेक करना है कि एक यूनिट के पीछे कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है. तो $250 अपॉन 15 यूनिट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, दैट इज $16.67. अर्लियर अगर आप देखें तो $20 आप एक यूनिट का दे रहे थे. मैं ये कहना चाहता हूं कि दैट यू वांट टू मिनिमाइज दिस लेबर कॉस्ट. इसके ऊपर मॉक टेस्ट में पेपर्स हैं बेटा, क्वेश्चंस हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव लेबर कॉस्ट? इट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी. ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने एग्जांपल दिया. मैं इस समय आज आपके सामने आखिरी 2 बातें रखने के लिए आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि अभी मैं कैप्लॉन ओपन करूंगा, अभी इलस्ट्रेशंस करेंगे, अभी हम टेस्ट योरसेल्फ भी करेंगे, अभी हम कैप्लॉन बीबीबी को देखेंगे. 2 बातें आज के इस लेक्चर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर लेबर में आप देख लो ना. एक बात और लिख लो,
लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में, लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, झूमरी तलैया में 2 तरह के तरीके होते हैं जब आप लेबर को पेमेंट कर सकते हो। उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन मेथड्स। एक होता है घंटों के हिसाब से कि भाई आप कितने घंटे काम किया, है ना, उस घंटे में आपने यूनिट्स बनाए नहीं बनाए, पान बीड़ी खाई, सिगरेट पी, बातें की, चाय पी, टाइम वेस्ट किया, है ना, वी आर नॉट कंसर्न, हम टाइम तो लगाया, हम उस टाइम के हिसाब से आपको पैसे दे देंगे। एक होता है हम टाइम के हिसाब से नहीं देंगे, आप कुछ भी करो, हमें क्या मतलब है, आपने यूनिट्स कितने बनाए, शाम को जाने से पहले हमें बता दो, हम उतने यूनिट्स के बेसिस पे आपको पेमेंट कर देंगे। इट मींस इस दुनिया में जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 है वो टोटली अब रेम्यूनरेशन मेथड पे डिपेंड कर रहा है। मैं अभी जो अभी बता रहा हूँ इस पे बेस बन गएगा कि रेम्यूनरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, either I can pay it on the basis of time or I can pay on the basis of production। तो आप सभी कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल ढीले नहीं बैठे। मैं थप्पड़ मार दूंगा, सच कह रहा हूँ, आखिरी 2 पॉइंट्स रह गए, लिख लो, अभी कैप्लोनी भी बाहर निकाल के रख लो। मैंने कहा ये रेम्यूनरेशन मेथड में, मैंने कहा देयर आर 2 मेथड्स, मैंने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज टाइम रिलेटेड एंड सेकंड इज आउटपुट रिलेटेड। टाइम रिलेटेड का मतलब क्या है, based on number of hours an employee works as per minimum wages, guarantee wages। एक व्यक्ति से, एक वर्कर से आप इस दुनिया में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। मैं मान के चलता हूं कि 8 घंटे वो काम करता है और एक दिन में आता है और एक महीने में इतने पैसे हम उसको दे देंगे, डे वाइज दें, महीने के वाइज दें, पीरियड वाइज दें, क्वार्टर वाइज दें, टाइम के हिसाब से दे रहे हैं ना, तो वी आर पेइंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट इज नेम्ड एज टाइम रिलेटेड। अभी आप टाइम रिलेटेड ही लिखिए, उधर मत जाइए ना। द बेसिक रेट कैन बी either I can pay on the hourly rate or on the daily rate or on the weekly rate or on the annual rate। the point is we are paying on the basis of time basis। अच्छा, इंसेंटिव इसमें कुछ होगा नहीं, अभी मैं वैसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंसेंटिव के बारे में, अभी कुछ नहीं बता रहा कि इंसेंटिव का मतलब क्या, वो देखेंगे। अभी वैसे तो आप सभी बच्चे, आप सभी रेम्यूनरेशन मेथड्स में 2 ब्रांचेस बना रहे हैं, पूरे पेज में लिख रहे हैं, पेज की कंजूसी नहीं कर रहे। एक तरफ लिख रहे हैं टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिलेटेड और दूसरी तरफ लिख रहे हैं आउटपुट रिलेटेड। टाइम रिलेटेड में लिख रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, और यहां पे लिख रहे हैं प्रोडक्शन में based on the number of units produced। तो units produced into rate per hour, और यहां पर अगर मैं बताऊं तो पेमेंट क्या होगी जी, टाइम स्पेंट into रेट पर आवर, टाइम स्पेंट into रेट पर आवर, time spent into rate per hour, time spent into rate per hour, time spent into rate per hour। आराम से आपने कितना टाइम लगाया और 1 घंटे का रेट कितना है। आई थिंक ये बात सबको लॉजिकली क्लियर है। वैसे मैंने कुछ और भी लिखा है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टोटल वेजेस, चलिए लिख लीजिए, अभी भले मैं अभी थोड़ा सा कम समझ आया लेकिन लिख लें। टोटल वेजेस इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस ओवर टाइम आवर्स। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम रेट पर आवर। ये लिख लें बेटा, लिख ही लो तो अच्छा है, फिर एक आज के लेक्चर में ये वाला काम लिख लें तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। बेटे मैंने कहा आपने अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया रेम्यूनरेशन मेथड्स में, एक है टाइम रिलेटेड, दूसरा आउटपुट रिलेटेड। पहले टाइम रिलेटेड को आप यहां तक लिख चुके हैं, अभी आप टाइम रिलेटेड ही लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं लिख रहे। आपने अब टाइम रिलेटेड में टोटल वेजेस को लिखा, जो अभी मैंने बताया, टोटल वेजेस, टोटल आवर्स वर्क, कितने घंटे काम किया, इनटू 1 घंटे का रेट, जमा हाँ प्लस 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 ओवर टाइम आवर्स, अभी देखेंगे क्या मतलब होता है, इनटू ओवर टाइम रेट पर आवर, 1 घंटे का ओवर टाइम। मैंने कहा ना 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते किसी से, बट ड्यू टू द वर्क प्रोफाइल हॉस्पिटल्स है ना, नाइट शिफ्ट अलाउंस होता है, या पुलिसमैन है ना, तो वो दिवाली में फेस्टिवल्स में बेचारे काम करते हैं। इट मींस दैट इज एंटी सोशल आवर्स दे आर वर्किंग। इट मींस जब वो नाइट में वर्क कर रही है, नाइट शिफ्ट मिल रहा है, एंटी सोशल आवर्स में काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, या 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं
दैट इज शिफ्ट अलाउंस, जो मैंने अभी बोला कि नाइट में आ रहे हैं, एंटी सोशल आवर्स में कर रहे हैं, या आप कुछ ज्यादा काम कर रहे हो 8 घंटे से, तो बेटे उन सभी को हम बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम एज द नेम इंडिकेट्स ओवर टाइम। अच्छा, जनरली ना ओवर टाइम में जो रेट होता है ना, नॉर्मल रेट से डबल होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रेट के बारे में, सुनो 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 सुनो, if question is silent in regard to rate per hour in the normal rate per hour, then I will then as per for overtime I will take double the normal rate per hour. I will take the double the normal rate per hour. I think you are getting my point. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आपने टाइम वाला लिख लिया, ठीक है जी। अब यहां पर आ जाइए, अब आइए प्रोडक्शन में, आउटपुट रिलेटेड में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू रेट पर आवर, रेट ऑफ पर यूनिट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दो तरह के रेट होते हैं दोस्त, अभी लिख लो। एक होता है जी स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ हम आपको एक ही रेट के बेसिस पे देंगे। एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कि पहले 10 यूनिट में हम कम देंगे, जितने ज्यादा बनाते जाओगे आपको ज्यादा रेट मिलता जाएगा। मतलब पहले 10 यूनिट के लिए we will pay you $10 per unit, then after 10 units the additional units which you have prepared we will be giving you $11 per unit, and then if you complete that slab and if you move into next slab we will pay you a higher slab, higher rate per unit. It means the rate per unit is not fixed, it is differential, उसको बोलते हैं differential piece rate। और अगर एक ही रेट है आप जितने मर्जी बनाओ हम एक ही रेट के बेसिस पे देंगे, स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट बताना है जी, जो मैंने आज के क्लास की अट्रैक्शन रखी है उसका नाम है ओवर टाइम। अभी अभी आपने देखा कि मैंने कहा जी एक व्यक्ति से, एक वर्कर से आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, बट कई बार ड्यू टू ड्यूटी, ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्क, एज आई हैव गिवन यू एग्जांपल हॉस्पिटल्स के केस में, होटल सर्विसेज के केस में, कई बार ऐसा होता है कि आपको नाइट शिफ्ट में बुलाना पड़ता है, या नाइट शिफ्ट में काम चलेगा, या एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम के केस में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, उसका नाम है ओवर टाइम प्रीमियम। नाउ एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट अब आपको ये चेक करना है कि ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इट मींस वेदर ओवर टाइम प्रीमियम विल बी अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेदर इट विल बी अ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसको भी देखना है बेटे, पेपर्स में आने आता रहता है। तो पहले आप लिखो ओवर टाइम एंड ओवर टाइम प्रीमियम। वर्किंग फॉर मोर देन नॉर्मल मतलब 8, आप 8 लिख लो, इज नेम्ड एज ओवर टाइम। वर्किंग फॉर मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा काम करने को हम बोलते हैं ओवर टाइम। ठीक है सर। मिनिमम वेजेस रिक्वायरमेंट, वन डे आपको पता है, मैंने अभी भी बताया एक दिन में 8 घंटे काम होता है, रेट पर आवर $20 अज्यूम कर रहे हैं, एक घंटे में वो 10 घंटे काम करता है, 8 घंटे का होना चाहिए, 10 घंटे काम कर रहा है। अब वो 2 घंटे ज्यादा क्यों कर रहा है उसको देखेंगे। अभी मान लेते हैं किया उसने, तो उसकी टोटल वेजेस कितनी मिलेंगी। मान लेते हैं वी आर अज्यूमिंग दैट फॉर ओवरटाइम द रेट इज $35 per hour. Supposingly it is given to you. If it is not given to you, I would have assumed $40 per hour, क्योंकि $20 नॉर्मल में तो डबल कर दें तो $40 आ जाएगा। मान लेते हैं $35 आपको दिया हुआ है, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी। 8 घंटे में जो उसने वर्क किया उसमें नॉर्मल वेजेस देंगे 8 आवर्स इंटू $20 प्लस 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 10 आवर्स वर्क किया है तो 2 आवर्स एडिशनल है, 2 इंटू $35 दैट कम्स टू $230। इसका मतलब टोटल $230 की उसको ग्रॉस वेजेस मिल जाएंगी। नहीं लिखेंगे तो बेवकूफ होंगे आप। आपको नहीं पता, मैं कैप्लन बेबी भी धीरे धीरे कवर करता जा रहा हूं। ठीक है सर। अब सवाल आता है कि ये जो $160 है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेजेस, और ये जो $70 जो एक्स्ट्रा पेमेंट की, $35 पर रेट फॉर 2 आवर्स, दैट इज नेम्ड एज ओवरटाइम प्रीमियम। सवाल आता है कि वेदर दिस ओवरटाइम प्रीमियम, $160 तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइम कॉस्ट, जो अभी आपको नहीं पता, इट इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बट द पॉइंट इज $70 जो प्रीमियम विच यू आर पेइंग, ओवरटाइम प्रीमियम विच यू आर पेइंग, वेदर दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन टू सिचुएशन। मैंने लिखा है तो आप पहले लिखिए जो ओवर टाइम का नेचर। ओवर टाइम प्रीमियम में अगर कोई बेसिक पे है, जैसे $35 आपने दिए है ना, $35 में $20 तो हम बेसिक ही दे रहे हैं, तो
$20 तो यहां पर आएंगे, वो तो डायरेक्ट ही मानेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा $15 जो दिए उसको हम क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, द बेसिक पेमेंट इज इन द ओवर टाइम बिकॉज वी आर पेइंग $35। $35 का मतलब है $20 तो वैसे ही नॉर्मल दे रहे थे 8 घंटे के लिए, तो 35 का संधि विच्छेद कर देंगे, तोड़ देंगे, और उस 35 में से निकलेगा 20, उसको कहेंगे तू 20 डायरेक्ट है, और जो बच गया 15 कहेंगे तू इनडायरेक्ट है, तू इधर आ जा। तो लिखिए जी, इनडायरेक्ट इफ एक्स्ट्रा आवर्स आर ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, ये भी अभी देखते हैं, इफ एक्स्ट्रा आवर्स ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। सपोज करते हैं दिवाली आ रही है, अच्छा दिवाली आ रही है या क्रिसमस है, केक्स बनाने है ना, अब क्या है कि जो बेकरी वाला वो कहता है जी हमारा तो टाइम हो गया, बट वो कस्टमर कहता है प्लीज सर बना दीजिए, कल 25 दिसंबर है, मेरे को यहाँ पर केक्स देने हैं, और इसका मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसने बेकरी को और 2-3 घंटे चलाया, और वर्कर्स ने काम किया बेकरी में, केक्स बनाए, या दिवाली में बनाए या फेस्टिवल सीजन में किया, या कुछ भी, शुगर केन है, मवाना शुगर है, अब चीनी आ रही है, गन्ने आ रहे हैं, चीनी बनाओ, रात को भी काम करो, दिन में भी काम करो, सुबह भी काम करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप गन्ने का जूस निकालेंगे उतनी जल्दी ज्यादा निकलेगा, जितना लेट करेंगे गन्ने का जूस सूखता जाएगा, ड्राई होता जाएगा, सक होता जाएगा गर्मी में। इट मीन्स अगर आप वो ओवर टाइम दे रहे हैं ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबर और द वर्कर, इट इज इनडायरेक्ट। तो यही बात मैंने लिखी है। भाई और बहनों दोस्तों, कहते हैं कि समझदार वो होता है जो विद्या में ईमानदार हो। शिफ्ट अलाउंस ड्यू टू नाइट शिफ्ट, अभी बताया था, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज है ना, होटल्स, अब यहाँ काम होता ही है रात को, तो आपकी नाइट शिफ्ट होगी, चेंज होगी। ये एंटी सोशल आवर्स, पुलिस डिपार्टमेंट जो है बेचारा दिवाली में भी काम करता है। एक्स्ट्रा अमाउंट पेड अब क्योंकि बेसिक तक जितना देंगे दैट इज डायरेक्ट, जितना एक्स्ट्रा दिया उसको भी इनडायरेक्ट बोलेंगे। आइए जी, आइए मैं एक बार आपको कैप्लन में लेके आ जाऊं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ आ जाए कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूं। आइए जी, आइए आइए दोस्त, ये देखिए जी, लेबर मैंने स्टार्ट कर दिया जी, ये देखिए अकाउंटिंग फॉर लेबर। आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया है, और 3 और 3 6 और एक 7 लर्निंग आउटकम्स है, ज्यादा है ही नहीं। तब भी मैं 4-5 लेक्चर्स लूंगा, पूरा कंक्लूड करूंगा, इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, टेस्ट योर सेल्फ कराऊंगा, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस कराऊंगा, ड्रामा कराऊंगा, मोटिवेट करूंगा, आपके सामने फुल एनर्जी के साथ टाई लगा के पढ़ाऊंगा। बेटे खड़े होकर ढीले ढीला टिक टिक लगा के नहीं पढ़ाता मैं। आइए देखिए, पहला गया डायरेक्ट एंड लेबर कॉस्ट। आई थिंक फर्स्ट लर्निंग आउटकम तो आज समझ भी आ गया आप। What is the meaning of direct and indirect labor cost? Calculate the methods used for input labor cost to work, इसको देख लेंगे, लेजर अकाउंट देख लेंगे, इंटरप्रेटेड लेबर अकाउंट देख लेंगे। आइए ना, कोई टेंशन नहीं है भाई और बहनों, आराम से विद इन 2-3-4 लेक्चर्स आई कैन एबल टू कंप्लीट इट। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं चाहता हूं कि आप अभी रेम्यूनरेशन मेथड भी घर में आराम से पढ़ना। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइम रिलेटेड रेम्यूनरेशन मेथड्स, ये बता दिया मैंने। मैं अभी कुछ बातें तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जैसे टाइम शीट है लेक्चर नंबर 2 में कवर होगी, अभी तो मैंने कवर ही नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जो भी अभी तक द पॉइंट, द कंसेप्ट व्हिच आई हैव टोल्ड यू अप टू दिस पॉइंट, उसका मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन कर दूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आराम से, मैंने आपको बताया था कि रेम्यूनरेशन मेथड 2 तरह से पे करते हैं, इधर टाइम रिलेटेड और पीस रिलेटेड, एंड विद इन पीस देयर आर 2 मेथड, सिंगल रेट एंड पीस रेट। तो मैं अभी पीस रेट की बात कर रहा हूं। अ कंपनी creates or operates a piece work system of remuneration, but also guarantees its employees 75% of a time based of pay, which is based on $19 per hour for 8 hours working day. क्वेश्चन को ध्यान से, प्यार से, आराम से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। Each unit should take 3 minutes to produce. ये हमने टाइम एंड मोशन स्टडी की, उससे पता चला कि 3 मिनट। एम्प्लॉइज आर पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स देयर आउटपुट शुड हैव टेकन, मतलब जितना उनको टाइम लेना चाहिए था। जब हमने कहा कि 1 यूनिट 3 मिनट में बनना है, तो 20 यूनिट 60 मिनट में बनेंगे, 30 यूनिट 90 मिनट में बनने चाहिए, 40 यूनिट 120 मिनट में बनने चाहिए। तो हम 120 मिनट के हिसाब से पैसे देंगे। उसने कम समय लिया, ज्यादा लिया, हमें मतलब नहीं है। अच्छा जी, piece work is paid at the rate of $18 per standard hour.
If an employee produces 200 units in 8 hours on a particular day, what is the gross pay for that? आराम से देखो, पहला ही क्वेश्चन है. अब उन्होंने क्या किया, टाइम, कुछ चीजें टाइम रेट पे बेसिस दे दी, कुछ पीस रेट पे दे दी. इजी है, लेकिन आप शांति से पढ़ेंगे तो इजी लगेगा. पहले पढ़िए, मैं चुप हूं. पीस रेट पे दे रहे हैं जी. वो कहता है जी, कंपनी कह रही है जी पीस रेट पे देते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. बट ऑल्सो गारंटीज इट्स एम्प्लॉय 75%. अभी हम टाइम रेट का छोड़ देते हैं, विच इज दिस फॉर 8 आवर. इसका मतलब वो कह रहा है जी टाइम रेट के बेसिस में हम $19 इंटू 8 कर दें तो कितना आएगा जी. कैलकुलेटर निकाल लीजिए, नहीं तो आप तो मोबाइल से करेंगे. बेवकूफ है ना आप, करिए, मेरे को क्या. 19 इंटू 8 दैट कम्स टू 152. अगर टाइम के हिसाब से करें तो $152 आना चाहिए. और इसका अगर हम 75% कहते हैं तो देंगे ही, है ना. तो $114, इसका 75% निकाल लें तो दैट कम्स टू $114. ठीक है जी. ईच यूनिट, अब मैं यहां पर आ गया, ईच यूनिट शुड टेक 3 minutes टू प्रोड्यूस. एक यूनिट को बनाने में 3 मिनट्स लगते हैं. Employees are paid based on the number of hours their output should have been taken. Standard hours piecework is paid at the rate of 18 per standard hour. ठीक है जी. एक यूनिट को बनाने में 3 मिनट लगते हैं, तो 60 मिनट में 20 यूनिट बन जाएंगे. क्योंकि हमें पीस रेट का करना, तो हमें ये देखना है कि एक यूनिट को बनाने में या एक घंटे में 30-20 यूनिट बनने चाहिए. और एक घंटे का रेट है 18 रुपीज. ठीक है जी. और 200 यूनिट बनाए उसने इन 8 आवर्स. कितने बनाने चाहिए थे 8 घंटे में? 8 आवर्स, एक यूनिट एक घंटे में 20 यूनिट, तो 8 घंटे में 160 बनने चाहिए थे. बट उसने बनाए कितने? 200. तो उसको कितने पैसे मिलेंगे जी? उसने कितने पैसे लगाए? उसने 200 एक यूनिट में. तो दोस्तों कुछ भी किसी भी तरह से कर सकते हैं. आपने 200 यूनिट्स बनाया ना जी, 200 यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट. अब रेट पर यूनिट देख लीजिए, 18 डिवाइडेड बाय 20, ऐसे भी कर सकते हैं. 18 रुपीज का हम दे रहे हैं एक घंटे का, और 20 यूनिट बना रहा है, तो एक यूनिट का आ गया जी 0.9. तो 200 इंटू 0.9 दैट कम्स टू 180. देखो मैंने अपने हिसाब से किया, इन्होंने अपने हिसाब से किया, लेकिन जो मैंने बताया ना वो ज्यादा इजी है, क्योंकि हमने पहले पर यूनिट रेट निकाले और उसके बेसिस में मल्टीप्लाई किया. अब क्वेश्चन कह रहा था कि गारंटेड हम 75% तो देंगे ही टाइम का. अच्छा, टाइम के हिसाब से हमने निकाला था $114, ये पहले निकाल चुका हूँ. विच एवर इज मोर, तो वी विल पे $180, $180 के बेसिस पे हम उसकी पेमेंट करेंगे. इजी था जी, मुश्किल मेरे हिसाब से तो नहीं था. वो बात अलग है कि चांस की बात है, पहली इलस्ट्रेशन आ गई, आपको लगा कि पता नहीं क्या है. मुश्किल नहीं था जी. अभी जो मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ पहले, मैं उसके रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा सो दैट आपको ज्यादा समझ आए. तो मैं यहाँ पर आ गया जी. मैंने आपको ऑलरेडी बताया व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ऊपर लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर. मैंने कहा ना, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन इज डायरेक्ट लेबर. तो आप चेक करिए, सुपरवाइजर, ये तो मेरे एग्जांपल ही थे इनडायरेक्ट का. मेंटेनेंस, ये तो मैंने क्लीन झाड़ू पोछा का. मेंटेनेंस स्टाफ क्लीन है ना. ब्रिक लेयर्स इन हाउस बिल्डिंग कंपनी वेजेस ऑफ क्लीनिंग, ये भी नहीं है भाई साहब, सी आंसर है. ये तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल्स बताए हैं आप. नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये आ गया जी डायरेक्ट एंड लेबर कॉस्ट. इनडायरेक्ट, वियना इज अ डायरेक्ट कंपनी, डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय हु वर्क्स एज अ स्टैंडर्ड 35 hours per week and is paid basic rate of 12 per hour. Overtime is paid. अच्छा, इसमें overtime है. Overtime is paid at a time and a third in a week. He worked for 42 hours and received 50 hours. आराम से. मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप सॉल्व करें. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मैं पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद करेंगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. मैं तो एक सेकंड में कर दूंगा, नीचे आंसर भी है, इसका आंसर तो है ही. मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ. इसको ट्राई करेंगे. लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चो.